हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था और ये देखा था कि उससे कैसे एचसीएफ निकालते हैं उसका प्रयोग करके। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे आधारित। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इसके लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। जब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें मासा निकालना होता है या फिर एचसीएफ निकालना होता है। तो 420 और 130 जो दिया हुआ है, 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, तो इन दोनों संख्याओं का मासा अगर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक प्रकार की बर्फी के लिए मिठाई विक्रेता कितनी कितनी ढेरियाँ बना सकता है ना। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल के अलावा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में। जैसे ये लिखा हुआ, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वो वाला था एग्जाम्पल वाला, और वैसा ही क्वेश्चन ये भी है ना। बट वहाँ बर्फियों की बात हो रही है, यहाँ आर्मी सदस्यों की बात हो रही। तो क्वेश्चन दोनों सेम ही है और करने का तरीका भी दोनों का सेम होगा। तो करना कैसे होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 616 सदस्य हैं, है ना। किसी परेड के 616 सदस्यों की एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों के पीछे, तो एक संख्या दी हुई है 616। तो ए को हम लोग मान लेंगे 616 और बी को मान लेंगे 32। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हम लोग ए मान लेंगे, छोटी संख्या को बी मान लेंगे। हमने बताया था कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये वाली संख्या भाज्य होती है, ये भाजक होती है और ये भागफल है, और यहाँ पे नीचे बचता जो है वो शेषफल होता है। तो भाजक जो होता है वो छोटा रहेगा, है ना। तो इसको भाज्य को बड़ा मान लेते हैं। तो अब हम इसको करेंगे कैसे। तो पहले तुमने कहा था रफली वर्क कर लेना। तो 32 से, जैसे मान लीजिए मैंने 616 में भाग दिया, तो 32 दो बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। 32 से कम 32, और फिर यहाँ बचेगा 11 में से 2 गए 9 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 गए 2 बचा, और फिर यहाँ आ जाएगा 98, 6 उतार लेंगे। तो अब यहाँ से कितने बार भाग जाएगा, 5 8 का 24 9 3 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 की 88 ले, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ 16 में से 8 गए, 8 बचा, यहाँ भी 28 बचा, सब 0 बचेगा। फिर 8 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 से 32 में भाग दे देंगे। तो 8 से 32 भाग जाएगा, 8 चौके 32, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो अंतिम भाजक होगा यही मासा हो जाएगा। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे। तो हमने कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पहले सबसे लिखना होगा वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हिंदी में आप लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन बी होगी। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था कि कैसे होता है ये। अब यहाँ ए की जगह पर रखेंगे 616। ठीक है, हमने कहा था ये वाली चीज़ यहाँ रख दी जाती है ए की जगह पे। बी की जगह पे क्या रखोगे 32, और क्यू जब इन दोनों का गुणा होगा और इसको जोड़ेंगे शेषफल को, तो 616 के बराबर आएगा। तो हमारा आएगा 32 गुणा 19 प्लस शेषफल हमारा कितना बचा था, लास्ट शेषफल हमारा 8 बचा था, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, फिर 32 हमने कहा था यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, और 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। कितने बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। 8 का गुणा 4 में किया तब 32 आया, तो शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था। ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट था ये, और ये है स्टेप सेकेंड। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला ये बचा है यही तुम्हारा हो जाएगा एचसीएफ यानी मासा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का सीक्वेंस मत चेक करिएगा, पहले हम लोग बी ही लिखते हैं, यानी कि इधर जो ए लिखा जाता है एलएचएस में ए लिखा जाता है। ए बोले तो जितने भी भाज्य होंगे, ये देखिए एक बार 616 हुआ, एक बार 32 हुआ, 616 32। फिर यहाँ पर बी लिखा जाता है। अगर आपने बी और क्यू का सीक्वेंस चेंज कर दिया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आपने यहाँ 8 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, तो यही हमको आंसर देना होता बी एचसीएफ। तो अगर हमने यहाँ 4 लिख दिया तो 4 हो जाएगा आंसर, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। अब देखिए प्रमेय है 1.2, प्रमेय 1.1 जो थी वो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। अब ये प्रमेय 1.2 जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये तो हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट जैसे कर देते हैं, बाकी सारे सरल सरल हैं, ऐसे ही हो जाएंगे। तो 140 है, तो 140 के हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो ये वाले अभाज्य गुणनखंड है। 2 से भाग दिया, 2 सत्ते, है ना, फिर 2 से भाग देंगे 35 बार जाएगा, फिर 2 से भाग, यहाँ 2 से जाएगा नहीं तो हमारे हिसाब से 5 से जाएगा, फिर 5 सत्ते 35, फिर 7 से जाएगा, 7 आ गया। तो 140 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर और अच्छे से लिखें तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ गया हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो बाकी सही, इसके बाकी पार्ट 156 है, 38, 25 है, और 5005 है, 7419 है, 29 है। ये सब क्वेश्चन सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो 26 और 91 एक क्वेश्चन जिसे हम कर लेते हैं, तो दूसरे का पहला पार्ट करके देखें अगर जो, तो दूसरे का पहला पार्ट में लिखा हुआ है 26 और 91, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मासा निकालते हैं पहले। तो मासा निकालेंगे तो पहले हम लोग 26 को गुणनखंड कर लेते हैं, मान लीजिए। तो 26 के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे ये 2 एकम 2 13, फिर 13 से जाएगा पूरा, क्योंकि 13 एक परमेश अभाज्य संख्या है तो खुद से ही जाएगा। फिर 91 के करते हैं, तो 91 के गुणनखंड आएंगे, 3 से जाएगा नहीं हमारे हिसाब से, 7 से जाएगा 13, फिर 13 से जाएगा, ठीक है। तो 26 के जो हमारे गुणनखंड निकले वो निकले 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड निकले जो वो निकले 7 गुणा 13। तो अगर हमें HCF निकालना है, तो HCF मतलब होता है जो गुणनखंड दोनों में कॉमन हो। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 इन दोनों का HCF यानी मासा हो जाएगा। LCM अगर निकालना चाहते हैं तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 13 एक बार लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है तो एक बार लेंगे, और एक बार 2 को भी लेंगे, और एक बार 7 को भी लेंगे। LCM के लिए बचा हुआ सबको ले लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको सबको ले लेते हैं। तो ये यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, और 26 गुणा 7 आ जाएगा 7 चंग 42 की 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14 4 18, तो 182 आ गया LCM। तो यानी 26 और 91 का जो मासा आया वो 13 आया, और लासा जो आएगा वो 182 आ गया। अब इन्होंने ये बोला ये है कि चेक करिए या जांच कीजिए संख्याओं का गुणनफल जो है वो LCM गुणा HCF के बराबर है। तो संख्याओं का गुणनफल करके देखते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 26 गुणा 91 करना पड़ेगा, या फिर 91 गुणा 26 कर लीजिए। तो गुणा कैसे करते हैं, 6 कम 6 6 9 54 आएगा, फिर यहाँ से 2 एकम 2 2 9 18, तो यहाँ जाएगा 6 4 2 6, और 5 5 13 की 3 हासिल लेख, तो 2366 आ गया, है ना। तो संख्याओं का गुणनफल आया 2366। अब हम लोग देखते हैं LCM गुणा HCF करके देखते हैं। तो LCM गुणा HCF करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 182 आया था LCM, और HCF आया था 13। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, और 2 106 की 6 हासिल 10, है ना। 13 एकम 13 10 23, 2366 आ गया। देखिए संख्याओं का गुणनफल और LCM HCF का गुणनफल दोनों बराबर आ गया। ये हमेशा बराबर भी आता है। अगर आप कोई भी 2 संख्याएं हैं या जितनी 2-3 संख्याएं हैं, उन दोनों का अगर लासा और मासा निकालेंगे
है ना। दो संख्याओं के बारे में ये फार्मूला है। तो दो संख्याओं का यदि लासा और मासा निकाला तो उन दोनों संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, हमेशा आएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आप इसी टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में बोला है 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है उसमें बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए जब बोलेगा एचसीएफ के लिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करिए तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर सकते हैं या करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी विधि से करिए, मासा निकाल दीजिए, बस आंसर सही होगा तो नंबर मिलेगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना था, बोल दिया गया स्पेशली किस विधि से करिए तो इसी विधि से करना पड़ेगा। तो 12, 15, 21 जैसे क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है 12, 15 और 21। तो इन तीनों संख्याओं का लासा मासा निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके गुणनखंड कर लेंगे 2 दूनी 4 3 12, इसके करेंगे 3 5 15, इसके करेंगे 3 7 21। तो देखिए एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3, इसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 5 केवल, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 7, है ना। अब देखिए जरा एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ सबसे सरल है कि एचसीएफ वो चीज होती है जो तीनों में हो। तो देखिए जरा 2 यहाँ पर आया है मगर यहाँ नहीं आनी है, 5 ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, 7 भी ऊपर नीचे नहीं है, तो केवल 3 ऐसा है जो तीनों संख्याओं में है। तो हमारा मासा यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तीनों में है तो 3 को एक बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2 जो है दो बार जो 2 आया है ये दोनों गुणनखंड जो है वो केवल इसी में है, तो इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। अब ये 5 भी छूट रहा और 7 भी छूट रहा, तो जो बच्चे कुछ सारे ले लेते हैं, जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिए जाते हैं, और जो हो सकता है कभी कभार ऐसा लिया जाए जैसे 2 यहाँ पर आ जाए, जैसे यहाँ पर इस संख्या में भी एक बार 2 होता और इस संख्या में भी एक बार 2 होता, तो 2 को 2 बार नहीं लिखना, फिर 2 को एक ही बार लिखना है। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना होगा। अब यहाँ 2 बार लिखा था इस वजह से यहाँ लेना पड़ेगा। अब हम गुणा करेंगे इनका तो आएगा 2 दूनी 4 5 20 23 60 और 7 40 420 आ जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का जो लासा निकलेगा वो 420 आ जाएगा और इनका जो मासा निकला वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर जो है चौथा नंबर, तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एचसीएफ ऑफ दो संख्याएं 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम दिया 306, एलसीएम इनका निकालना है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन कुछ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा 9 दिया हुआ है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है 306 गुणा 657 इक्वल टू ये निकालना है। तो एक तो तरीका ये इन दोनों का गुणनखंड करिए और उनके फिर लासा मासा अलग अलग निकालिए, इसका भी गुणनखंड कर लीजिए, इसका भी गुणनखंड कर लीजिए उस विधि से, या भाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए, है ना, या फिर भाग विधि से मासा निकाल लीजिए, और या फिर उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मासा निकाल लीजिए। तो लासा मासा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग गुणनखंड निकालिए, मगर एक तरीका ये भी बताया गया था अभी थोड़ी पहले बताया फार्मूला कि यदि दो संख्याओं का मासा लासा निकाला है, लासा मासा निकाला है, तो दोनों संख्याओं का गुणा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये बताया अभी थोड़ी पहले ये क्वेश्चन किया। तो अगर दो संख्याओं का मैंने लासा मासा निकाला तो उन दोनों संख्याओं का गुणा उन दोनों के लासा और मासा के गुणा के बराबर होता है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, और बराबर में लासा कितना दिया हुआ है पता नहीं है, लासा को लासा ही रहने देते हैं, एलसीएम लिख लेंगे, और मासा दिया हुआ 9। अब देखिए इन दोनों का गुणा मत करिए, पहले इसको 9 को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से 9 नीचे आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में 9। अब 9 से हम लोग देख लेते हैं कौन सा कटेगा, 9 से ये वाला कट जाएगा, क्यों 6 3 9 हमारा जोड़ के, तो 9 से कटेंगे 9 3 27, 3 बचा 9 चौके 36, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 657 गुणा 34। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 657 गुणा 34 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 चौके यहाँ 7 है, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के साथ हासिल 1, और 3 6 18 और 1 19, 8 3 7 13 3 हासिल 1, 3 9 3 12 की 2 हासिल 1, ये 22,338 ऐसा कुछ आ रहा है, 22,338। ठीक है, गुणा कर लेंगे, देख लेंगे और चेक कर लेंगे, यही आंसर आएगा इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल में, उसमें पूछा गया 4 की पावर n क्या कभी 0 से समाप्त हो सकती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमें देखते हैं कैसे करना होगा, है ना। तो जांच करना है 6 की पावर n को। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये लिखा हुआ 6 की पावर n, इसको जांच करना चाह रहे हैं हम लोग ना, और n बिलोंग्स टू n, बोले हैं किसी n प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी जो n की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 नहीं होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डैश 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 अनंत तक जाती हैं। ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो अगर हम n की जगह पे 1 रखें तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 बराबर 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखें तो कितना आएगा, 36 आएगा। 6 की पावर 3 रख दें तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। 6 की पावर 4 रख दें तो ऐसे कुछ आ जाएगा, 6 36 की 6 हासिल 3 6 6 3 9 6 2 12 12 96 आएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि n की वैल्यू आप यहाँ से उठा के कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा यूनिट प्लेस पे या इकाई स्थान पे 6 ही आ रहा है। इकाई स्थान पे 6 आने का मतलब उसने पूछा कि क्या 0 से समाप्त होगी, तो 0 से कभी नहीं समाप्त हो रही, हमेशा 6 से समाप्त हो रही। तो ये संख्या हमेशा ही 0 से समाप्त नहीं होगी, मतलब हमेशा 6 से समाप्त होगी, 0 से कभी समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं समाप्त हो रही है, क्योंकि अगर 6 के गुणनखंड करे जाएं तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 3 6। ठीक है, तो 0 लास्ट में तब बनता है जब 1 गुणा 2 और 1 5 का गुणा होता है, तब लास्ट में 0 मिलता है। अगर इस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होते तो ये 0 से समाप्त होती, मगर इसके गुणनखंड 2 और 3 है, इस वजह से ये 0 से समाप्त नहीं होगी, है ना। तो इसके इकाई स्थान पे 0 कभी नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल में लिखा 4 की पावर n, तो ये भी क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो 4 की पावर 1 4 आएगा, 4 की पावर 2 कितना आएगा, 16 आएगा, 4 की पावर 3 कितना आएगा, 64 आएगा, फिर 4 की पावर 4 आएगा कितना, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 6 24 1
ऐसा कुछ आएगा 256। तो देखिए 4 6 4 6 4 6 आ रहा है, तो 4 में जब 4 की पावर कुछ भी करेंगे, है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो 4 6 4 6 4 6 आएगा। तो ये भी देखिए 0 से समाप्त नहीं हो रहा, तो ये भी कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 4 के भी गुणनखंड अगर करे जाएं तो 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 2 और 5 नहीं मिला। अगर इस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 मिलते तो ये 0 से समाप्त होती, मगर इसके गुणनखंड 2 और 5 नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये भी 0 से समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चारों ओर सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि नाम का लड़का 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। अब वो बोला कि यदि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले रहेंगे कि एक ग्राउंड के चारों तरफ 3 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी हैं, वो एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, एक इतना समय लेता, एक दूसरा इतना समय लेता, तीसरा इतना समय लेता। या कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई घड़ी है तो घड़ी की एक सुई इतने बजे चलना स्टार्ट करती है ना, वो तीनों एक कितने देर बाद मिलेंगी। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कितनी देर बाद मिलेंगे या मिनिमम कितना समय लगेगा, इस टाइप के मिनिमम वाले क्वेश्चन जो पूछेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में लासा लिया जाता है, एलसीएम करते हैं, है ना। तो इसमें 12 और 18 दिया हुआ है, 12 सोनिया का टाइम दिया हुआ है, 18 मिनट जो है वो सोनिया का टाइम है और 12 मिनट रवि का टाइम है, दोनों का लासा निकाल लेंगे और इतने ही मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से कर लेंगे। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।